केसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब इधर देखिए ये उसूल क्या कहता है, इधर देखिए शाबाश। इसको करने से पहले ये एक सिस्टम कंसिडर करें, सही है। और ये सिस्टम सपोज एक क्लोज सिस्टम है और इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इधर देखिए अभी राइटिंग ना करें, मैं कहता हूं इसमें रिएक्टेंट है, सही है। वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि इसने तवाजुन गेन किया है, एंट्रोपी को कम किया है। इधर देखिए राइटिंग ना करें। अब अगर इसी सिस्टम से आप रिएक्टर ना हटाएं, ना प्रोडक्ट आप इससे हटाएं और इसको कभी ना छेड़ें, ना टेम्परेचर दें, ना प्रेशर दें, ना इजाफी अमाउंट इसमें डालें, तो रिएक्शन ऐसे ही स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप इसको छेड़ते हैं, आप इस तरह छेड़ते हैं कि आप बाहर से और भी रिएक्टेंट ऐड करते हैं, तो जब आप बाहर से और रिएक्टेंट ऐड करेंगे आपने इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। पिछला वाला जो इक्विलिब्रियम था वो अपने कंसंट्रेशन के लिहाज से इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब आपने रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाया है, तो आपने रिएक्टेंट को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम को खत्म कर दिया है। अब ये सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश करेगा और ये जो बाकी स्टोरी है पुरानी है। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन अगेन तेज होगा, उसके बाद रिवर्स होगा, उसके बाद एक टाइम आएगा कि दोनों का रेट इक्वल होगा और एक नया इक्विलिब्रियम गेन होगा। समझ आ रहे? अब अगर मैं ये कहूं कि किसी ने प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा किया है, समझ आ रहे कि नहीं आ रहा, तो अब इन्होंने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाल के, बाहर से प्रोडक्ट डाल के इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है। अब ये रिएक्शन एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। तो लिहाजा ये जो उसूल है ये यही बताता है कि कोई भी रिवर्सिबल सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है और आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो पहला पॉइंट कि उसका इक्विलिब्रियम खत्म होगा, लेकिन कुछ देर बाद एक नया इक्विलिब्रियम गेन होगा। इसको कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये जो उसूल है ये रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से है। रिस्टोरेशन मीन कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आप छेड़ दे तो कुछ वक्त के बाद वो रिस्टोर हो जाएगा। इस उसूल में हम एक एक फैक्टर को पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से, वॉल्यूम को चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से, समझ आ रहे, टेम्परेचर को चेंज करने से रिएक्शन पे कौन कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं। अब इधर देखिए, तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि इस कंसेप्ट का बैकग्राउंड ये है कि एनी डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम टेंड्स टू स्टेबलाइज इट, कि जो भी सिस्टम में से आप बिगाड़ पैदा कर लेते हैं तो वो सिस्टम खुद ही अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो इसका अपना स्टेटमेंट क्या है? तो अपना स्टेटमेंट ये है, व्हेन अ सिस्टम इज डिस्टर्ब एट इक्विलिब्रियम, कि किसी सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम पे है आपने डिस्टर्ब किया है, द सिस्टम रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम जो है कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम गेन करेगा बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्रोबेबल डायरेक्शन। ये खुद को उस डायरेक्शन में आगे लेकर जाएगा कि खुद को स्टेबलाइज कर सके। अब कायनात में एक रूल है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि एक चीज हाई से हमेशा लो की तरफ जाते हैं। तो देखिए जब आप रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो ये हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, और अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाते हैं वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। सो वन बाय वन हम ये सारे इफेक्ट पढ़ेंगे। तो जनरल रूट ये है, तरीका ये है कि हर सिस्टम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल साइड की तरफ जाएगा, यानी वो खुद को लेस स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट करेगा। उसमें जो पहला इफेक्ट है इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम है और आपने कंसंट्रेशन में चेंज की है तो ये डिस्टरबेंस काज करेगा, सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन कुछ देर बाद ये सिस्टम उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा जहां इक्विलिब्रियम गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब इधर देखिए, अगर आप कंसिडर करें कि आपके पास नाइट्रोजन है, इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन गैस है, दोनों एक सिस्टम में है, वो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट अमोनिया बनाते हैं। अब इधर देखिए,
इस कंटेनर में अगर हम देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मोल नाइट्रोजन है इस कंटेनर में और 3 मोल आपके पास क्या है, 3 मोल हाइड्रोजन है और जो प्रोडक्ट इस कंटेनर में है वो है 2 मोल। अब अगर ये कंटेनर इंतहाई सील्ड कंटेनर है और इसको आप क्या करते हैं, एज अ क्लोज सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि वो बाहर से एडिशनली 0.4 मोल नाइट्रोजन सपोज और 0.3 मोल हाइड्रोजन डाल दे, तो देखिए ये तो वो कंसंट्रेशन है जो इस कंटेनर में इजाफी है। तो अगर हम ये इसमें ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इन दोनों के दरमियान ऑलरेडी ये सिस्टम गेन कर चुका है, मगर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा और कायनात का हर सिस्टम हाई से लो की तरफ जाता है। तो ये जो सिस्टम है वक्त के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो रिएक्टेंट है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और सिस्टम अगेन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि हम उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डालें, सपोज 4 मोल और अमोनिया डाल दें, तो देखिए पहले तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन जब आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाला है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डालने से रिएक्शन का जो रेट है या जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा से लो की तरफ जाएगा। अब प्रोडक्ट हाई होगा, प्रोडक्ट अगर हाई है तो ये हाई से लो की तरफ जाएगा। तो की पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई रिएक्शन दे दे आप क्या करें, रिएक्शन के दोनों साइड्स देख लें। तो अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा और अगर आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टेंट की तरफ आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सपोज ये आपके पास कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और अमोनिया है, ये तो हम एडिशन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे टेक्निकली क्वेश्चन करूं कि रिमूवल ऑफ अमोनिया will leads the equilibrium या the direction of reaction towards, जी अगर आप इस कंटेनर से अमोनिया बाहर निकाल दें, अमोनिया क्या करें, अमोनिया बाहर निकाल दें, सपोज ये भी 10 मोल है और ये भी 10 मोल है, 10 मोल हाइड्रोजन है और 10 मोल आपके पास नाइट्रोजन है और आपके इस कंटेनर में मैं सपोज करता हूं 6 मोल अमोनिया बना है और आपने 2 मोल अमोनिया को बाहर निकाला है, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना रह गया है, 4। सपोज ये पहले इक्विलिब्रियम में था, पहले क्या था, इक्विलिब्रियम पे, लेकिन आपने 2 मोल प्रोडक्ट कम किया है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। जब आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम किया है तो रिएक्टेंट का एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल है, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इधर देखिए अगर 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन है, इधर देखिए शाबाश, और 2 मोल प्रोडक्ट बनता है। अब अगर इन 2 मोल प्रोडक्ट में से आप 1 मोल प्रोडक्ट कंटेनर से बाहर निकालें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपसे कोई अपोजिट क्वेश्चन करे कि यहाँ 10 मोल नाइट्रोजन है, 10 मोल हाइड्रोजन है और 6 मोल अमोनिया है और आप 2-2 मोल इन रिएक्टेंट को बाहर निकाले तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, हाँ रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो मकसद ये है कि जिस तरह एडिशन का इफेक्ट है उसी तरह रिमूवल का भी इफेक्ट है। तो मकसद ये है कि हमेशा कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम के हवाले से अगर आप कंसंट्रेशन के हवाले से छेड़ दे तो वो हाई से हमेशा लो की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। वो जरा बेटा दे, तो जो फैक्टर है इक्विलिब्रियम पे, यानी अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, देखिए जब आपके पास एक कंटेनर है, इधर देखिए शाबाश, और उस कंटेनर में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, सपोज यही एग्जांपल ले ले कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो देखिए इसके कोएफिशिएंट ये बताते हैं कि ये 1 मोल है और ये 3 मोल्स है, और इसके कोएफिशिएंट बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है अमोनिया वो आपके पास 2 मोल है। अब इधर देखिए यही सिस्टम एक पार्टिकुलर प्रेशर पे है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इसने इक्विलिब्रियम गेन किया है। मगर जब आप इस रिएक्शन को छेड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, सपोज इसी कंटेनर पे आप क्या करते हैं,
एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, प्रेशर के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से। इधर देखिए ये पहले इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन प्रेशर के लिहाज से जब आपने डिस्टर्ब कर दिया है तो ये हमेशा मोस्ट प्रोबेबल साइड की तरफ जाएगा। ये हमेशा ऐसी साइड की तरफ जाएगा कि ये स्टेबिलिटी को गेन कर सके। अब इधर देखिए, तो इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे कि किसी रिएक्शन पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं उस प्रेशर का क्या असर होगा। तो इधर देखिए, अगर इस कंटेनर पे आप प्रेशर लगाएंगे तो सबसे पहले आप वॉल्यूम को देखें। किसको देखें? वॉल्यूम को देखें। इसका अंदाजा हम वॉल्यूम से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? वॉल्यूम से। हाई वॉल्यूम से हमेशा जब आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाई वॉल्यूम हमेशा कम वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। सपोज किसी गैस की सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है। बॉयल्स लॉ तो याद है ना, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो हम ये कहते हैं कि किसी रिएक्शन में जब हम प्रेशर का इफेक्ट चेक करेंगे तो वॉल्यूम को माइंड में रखेंगे। अब इधर देखिए, इसको कंसिडर करें, इसका 1 मोल है तो 1 मोलर वॉल्यूम बराबर होता है 22.4 डीएम³ की। बस फॉर द सिंप्लिसिटी मैं कहता हूं 1 मोलर वॉल्यूम। इसका मोलर वॉल्यूम 3 है तो 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, बस मैं कहता हूं 3 मोलर वॉल्यूम। तो कलेक्टिवली इनका वॉल्यूम कितना है? 4 वॉल्यूम है। समझ आ रहे? और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है? 2 वॉल्यूम है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अमोनिया के इस रिएक्शन पे जब प्रेशर बढ़ाया गया जाता है या बढ़ाया गया है या जाता है तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो एज आई सेड कि हमेशा चीजें हाई से लो की तरफ जाती हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं, ये रिएक्शन जब इसके ऊपर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इट विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका अंदाजा हम वॉल्यूम से करते हैं। इन दोनों का वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम क्या है? कम है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक और पॉइंट है, कभी कभार प्रेशर के बजाय कहते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसका मतलब सेम है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सपोज आपसे ये कहा जाएगा कि अमोनिया का रिएक्शन है, इसमें जब आप हीलियम ऐड करें, क्वेश्चन है ना, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो जब आप गैस ऐड करेंगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ाएंगे ना, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो हाई से लो की तरफ जाएगा। तो कभी कभार इनर्ट गैस बोला जाता है, कभी कभार ऐसे बोला जाता है। अब इधर देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक और कंटेनर है और उस कंटेनर में आयोडीन एक रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए इसका रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन जब आयोडीन से रिएक्शन करता है तो 2HI बनाता है। इसका मतलब है इसका जो मोलर वॉल्यूम है वो 1 वॉल्यूम है और दूसरे का जो मोलर वॉल्यूम है वो भी 1 वॉल्यूम है। सो कलेक्टिवली ये 2 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट भी कलेक्टिवली 2 वॉल्यूम है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम सो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? वेल डन, शाबाश। इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कांस्टेंट होगा। लेफ्ट और राइट हैंड साइड का वॉल्यूम सेम है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन किया जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसा सिस्टम जिनमें दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम सेम हो उस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता और हमेशा उन रिएक्शंस में होगा जहां पे वॉल्यूम हाई या लो हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी रिएक्शंस पॉसिबल है कि जहां पे प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का कम होगा। वो 4 एग्जांपल मैंने करवाए ना, तो सब के ऊपर जरा अप्लाई करें। उसमें से अमोनिया है, ये है, वो सल्फर डाइऑक्साइड वाला है, ट्राइऑक्साइड वाला है, तो वो जरा आप अगर घर में ट्राई करेंगे उसमें मेरे ख्याल से एक रिएक्शन ये भी है कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और इस तरह ऑक्सीजन है या मैंने इस तरह कुछ रिएक्शन दिया है, आप जरा फिर देख ले, इसको बैलेंस करें। इधर देखिए, अगर हमसे कोई ये कहे, समझ आ रहे कि इसका वो निकालें, तो मेरे ख्याल से यहाँ 2 है, तो इसका जो मोलर वॉल्यूम है वो है 2+1 और इसका मोलर वॉल्यूम 2 है।
तो ये ओवरऑल 3 वॉल्यूम है और ये ओवरऑल 2 वॉल्यूम है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। तो हर रिएक्शन में आप तलाश करें जहां वॉल्यूम ज्यादा, ये कोएफिशिएंट फिर आप खुद बैलेंस करें, जहां पे ज्यादा हो वो हमेशा ज्यादा से लो की तरफ जाएगा, और जिस रिएक्शन में दोनों साइड सेम हो उस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। बस दो। अच्छा, नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर का। अब इधर देखिए, रिएक्शंस ओवरऑल 2 किस्म के। रिएक्शंस कितनी किस्म के हैं? 2। ऐसे रिएक्शंस जिनको एक्टिवेट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड करें, ऐसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। समझ आ रहे? एंडोमी इनसाइड, इसको आप देते हैं, यस, और थर्मिक क्या आप हीट प्रोवाइड करते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आपको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो, जिस तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन है, ये क्या है? ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी ये हीट इवॉल्व करते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनको स्टार्ट करने के लिए हीट रिक्वायर है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो देखिए, अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं ना, तो नेचर ऑफ रिएक्शन आपने जरूर डिटरमिन करना है। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, वो चाहता है कि उसे आप हीट दे दें। समझ आ रहे? तो जब आप एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन का स्पीड और भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वो एंडोथर्मिक है और आप उसका हीट कम करेंगे तो उसका स्पीड क्या होगा? उसका स्पीड कम होगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? या उसको आप कूल करते हैं, उसको आप फ्रीजिंग कंडीशन में करते हैं तो उसका रेट हाई नहीं होगा। या अगर कोई रिएक्शन है और जो वो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, वो ऑलरेडी हीट देता है, तो आपने उस रिएक्शन को हीट नहीं देना बल्कि आपने उसको कूल करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? टिपिकल एग्जांपल ये है, जो चूने का पत्थर है कैल्शियम ऑक्साइड, वो जब आप घरों में इस्तेमाल करते हैं तो ठंडे पानी में डिजॉल्व करते हैं या गर्म पानी में? ठंडे पानी में, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में हीट प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस इंतहाई ज्यादा हीट रिलीज करता है। तो देखिए, उसकी जो डिसोल्यूशन है वो गर्म पानी में ज्यादा नहीं है, वो खुद एक्सोथर्मिक है, तो वो ठंडे पानी में ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह अगर आप कंबस्शन घरों में करते हैं तो कंबस्शन जो है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो ऑलरेडी फ्यूल जब आप जलाते हैं आपको हीट प्रोवाइड करते हैं। और बास ऐसे रिएक्शन है, जिस तरह कुकिंग है, वो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट के बढ़ाने से वो बढ़ेंगे। तो जब भी आप टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करें, आप रिएक्शन का नेचर पहले देखें। अगर वो एंडोथर्मिक है और आप हीट देंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो आपने हीट नहीं देना। अगर वो एंडोथर्मिक है तो हीट रिमूव नहीं करना। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? तो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन का रेट हीट के साथ बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो इसके लिए हीट रिक्वायर्ड है। ये बगैर हीट के रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए सिंबल ये है, इसका जो हीट है वो पॉजिटिव में होगा। मैं सपोज करता हूँ 60 जूल, तो प्लस 60 है ना, 40 जूल, 25 जूल, जो भी होगा, या जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उसकी पहचान ये है कि उसका हीट हमेशा नेगेटिव में होगा। समझ आए? न्यूट्रलाइजेशन देख ले, कंबस्शन देख ले, इस रिएक्शन का मेरे ख्याल से -41 पॉइंट समथिंग है। तो वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये देख लें कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। समझ आ रहे कि नहीं? अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपसे हाइपोथेटिकली क्वेश्चन किया जाए कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और कुछ देर बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, इस रिएक्शन का जो नेचर है वो एंडोथर्मिक है। वो क्या है? एंडोथर्मिक है, यानी ये हीट लेता है, तो जितना ज्यादा हीट देंगे ये प्रोडक्ट में जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगर आप इस सिस्टम का हीट कम करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। देखिए, हीट देने से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है,
तो हीट कम करने से ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं। या एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सोथर्मिक है। वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप उसको हीट देंगे क्या होगा? बस उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो एक और पॉइंट भी याद रखिएगा, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में एंडोथर्मिक है तो वो रिवर्स रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है। समझ आ रहे? या अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो एंडो होगा। इसके साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर खत्म हो जाता है। लास्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो देखिए अगर कोई रिएक्शन है उसमें आपने कैटलिस्ट नहीं डाला तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेगा। जब आप कैटलिस्ट डालेंगे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्शन जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा और जल्दी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में जाएगा, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कैटलिस्ट किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ाता है। और उसकी एक वजह है ना, अब देखिए ये रिएक्टेंट है ये वाला और इसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूं, तो कैटलिस्ट के डालने से ये जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा और वापस जल्दी से जल्दी रिएक्टेंट में आएगा। तो दोनों का ये रेट बढ़ाता है, एट अ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का भी और एट अ टाइम रिवर्स डायरेक्शन भी। तो नेट चेंज नहीं आता। मैं कहता हूं सपोज पहले 1 घंटे में ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में जाता है और फिर 1 घंटे में ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आता है। अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूं तो 1 सेकंड में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और 1 सेकंड में ये प्रोडक्ट, तो नेट चेंज क्या है? 0 है। तो कैटलिस्ट का सिर्फ यही रोल है कि ये बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब अगर देखिए अमोनिया है तो अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए आयरन एज अ कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन को भी स्पीड अप करता है और रिवर्स पे भी। इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।